मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है सैनिक कार्रवाई से ही संभव हुआ हैदराबाद रियासत का विलय। देशी रियासतों के विलय की श्रृंखला में जो 3 रियासतें रह गई थीं 15 अगस्त के तक, जिन्होंने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, उनमें से दूसरी पहली रियासत हम की बात कर चुके हैं, जूनागढ़ की। और जूनागढ़ के बाद जो एक मुश्किल जहाँ पैदा हुई वो थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत के बारे में हम जानते ही हैं कि हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसके पास जो रिसोर्सेज थे वे भी हिंदुस्तान की सभी रियासतों से सर्वाधिक थे। वहाँ का जो निज़ाम था उस्मान अली, वो हैदराबाद को ना तो हिंदुस्तान में बुलाने की बात कर रहा था ना पाकिस्तान में, बल्कि वो एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में अपने भविष्य का अस्तित्व चाहता था और इसी के लिए वो जद्दोजहद में लगा था। मित्रों, हम आगे बात करें। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो भी वीडियो इस पे आ रहे हैं उन पे देखें और देख करके अपनी टिप्पणी से लाभान्वित करें। आज जो बात कर रहा हूँ हैदराबाद के संबंध में, तो जो मैं पहले अपने कुछ वीडियोस में भी अपनी बात की है, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं ये निश्चित तौर पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है और मैं कोई इससे कोई आई एम नॉट गेटिंग ए सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस एक्टिविटी। ये जो मेरी एक्टिविटी है ये सिंगल हैंडेड है और वॉलंटरीली है और इसके पीछे मेरा कोई निहित स्वार्थ भी नहीं है, बल्कि अगर निहित स्वार्थ है तो बस यही है कि इतिहास का एक सही रूप, सही वर्जन मैं जिन जिन लोगों के साथ जुड़ूंगा उनको उन तक पहुंचा सकूं। तो हैदराबाद रियासत के बारे में ये हम जान लें कि हैदराबाद रियासत की जो क्षेत्रफल था और जनसंख्या थी उसकी अगर हम तुलना पश्चिमी यूरोप के देशों से करें तो अनेक देश इसकी तुलना में बहुत छोटे थे। तो आकार की दृष्टि से भी और जो है समृद्धि की दृष्टि से भी हैदराबाद निजामत बहुत ही आगे थी। तो ये जो यहाँ का निज़ाम था, उस निज़ाम जो है किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था कि वो भारत का हिस्सा बने, और यदि उसे ऐसी स्थिति नहीं भी हुई तो वो भारत की जगह पाकिस्तान में जाना पसंद करेगा। तो इसको ये जो यहाँ के नवाब थे उसमें उस्मान अली, इसको एक विचित्र व्यक्ति के रूप में सभी इतिहासकारों ने चित्रित किया है, क्योंकि इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं थी। ये बहुत ही साधारण व्यक्तित्व का धनी था, किंतु एक बहुत विशाल रियासत का वारिस था। उसके पास उसकी लेजिटिमेसी थी, वैधता थी उसके साथ में, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो उसके बारे में जो इतिहासकारों ने कुछ लिखा है उसमें से सबसे ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है, लेकिन रामचंद्र गुहा ने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। तो ये जो वहाँ का निज़ाम था वो निज़ाम बहुत दुबला पतला 5 फीट 3 इंच की आकार का व्यक्ति था और उसका जो वजन है वो उस समय 90 पाउंड था, जो कि 40 किलोग्राम से भी कम होता है। उसके बारे में और वो लिखते हैं कि वो पान सुपारी चबाते चबाते उनके दांत बिल्कुल घिस चुके थे और दांतों की जगह पर 2 सफ़ेद रेखाएं ऊपर नीचे दिखाई देती थी। निज़ाम एक बहुत बड़े ही विम्जिकल, मतलब बड़ा ही संकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको हर समय ये लगता रहता था कि कहीं उसका कोई दरबारी उसे जहर दे कर न मार दे। तो इसके लिए उसने इंतज़ाम ये किया हुआ था, खाना खाने के पहले उसने एक व्यक्ति को हायर किया हुआ था खाना चखने के लिए, ताकि ये पता चल सके इसमें जहर तो नहीं है। जब खाना चखने वाला अप्रूव कर देता था तब भोजन करता था। जहाँ तक उसके रहन सहन का तरीका है वो एक बहुत ही गरीब आदमी की तरह था। जैसा उसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो निज़ाम है वो ज़्यादातर एक मुड़ा तोड़ा सा पजामा, बदरंग, इसमें प्रेस भी नहीं होती थी जो कि पुराना होता था, ऐसा ही एक कुर्ता और स्थानीय बाज़ार से खरीदी हुई आसमानी कलर की चप्पलें पहन करके रहता था। और उसने जो तुर्किया टोपी जो वो पहनता था, 35 साल से एक ही टोपी को, जिसमें दुनिया भर की गर्द और रूसी घुस गई थी, वो उसे ही ओढ़ता था। तो वो जो उसका जो तौर तरीका था वो बहुत ही ऐसे साधारण था, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन
1947 में, जैसा सभी इतिहासकारों ने लिखा है, कि वो जो है न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था हैदराबाद का निज़ाम। तो उसके पास अकूत संपत्ति थी, लेकिन वो जितना बड़ा धनी था उतना ही वो कंजूस तबीयत का व्यक्ति था। इसलिए वो कोई ज़्यादा खर्चा करने में या शान शौकत में उसको भरोसा नहीं था। तो इसके अलावा वो जो खाना खाते थे तो वो खाना भी अपने बेडरूम में ही चटाई बिछा करके और टिन की तस्तरी में, टिन की तस्तरी मतलब मेटल की है, टिन की तस्तरी में वो खाना खाते थे। और उनका जो कमरा था जिसको शयन कक्ष कहते हैं, वो शयन कक्ष एक स्लम के झोंपड़े के से बेटर नहीं था। मतलब उससे ये नहीं कि महल था, महल में ही, किंतु उसमें स्थिति ये थी कि इस तरह से दम घोंटू था जिसमें ना कोई वेंटिलेशन था, अंधेरा था, सीलन थी, तो इस तरह के वो कमरे में रहता था। और यहाँ तक लिखा है कि एक दो लोगों ने तो कि अगर मेहमान जो उसके आते थे वो सिगरेट के ठूंठ छोड़ जाते थे तो वो उनको भी पीने लगता था। तो इसके अलावा फिर उसके एक शौक़ के बारे में बताया गया है कि वो उसके भी अलग जुनून था। उसका जुनून था अश्लील चित्रों और फोटोग्राफी का जुनून था। उसके पास इनका विशाल संग्रह था, फोनोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों का ही बड़ा वो शौकीन था। उसने अपने मेहमान खानों की दीवारों और छतों पर ऑटोमेटिक कैमरे लगवा रखे थे जो मेहमानों के कमरों की गतिविधियां रिकॉर्ड करते थे, और बाथरूमों तक में कैमरे लगे हुए थे। सोना चांदी जवाहरात निज़ाम के तहखाने में भरे थे। पुराने अखबारों में लिपटे हुए पाउंड स्टर्लिंग तहखानों में बोरियों की तरह उनको मतलब ढेर के रूप में पड़े हुए थे। वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र डोमेन बनाना चाहता था, क्योंकि वो जो कंजूस तबीयत थी, जिसे वो हम कहते हैं माया से जो मोह है, वो मोह इसको इतना ज़्यादा था कि वो अपनी रियासत को बचाने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए किसी सीमा तक जा सकता था। तो जो व्यक्ति धनी है लेकिन वो साथ में साथ इतना कंजूस है कि वो कुछ खर्च ही नहीं करना चाहता, तो वो कैसे इस रियासत को आराम से छोड़ दे। तो जब 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आज़ादी का जश्न मन रहा था और वहीं निज़ाम ने जो है शोक दिवस मनाया 15 अगस्त को, और शोक दिवस मनाते समय भी उन्होंने उन अंग्रेज़ अधिकारियों को जो छोड़कर जाने वाले थे उनको एक भोज दिया था। उस भोज में भी ऐसे उपस्थित हुआ, कोई शाही तरीके से नहीं, वही बदरंग पजामा और कमीज पहन करके और वही टोपी पहन करके उसने होस्ट भी किया, डिनर भी, किंतु वो जो है सही अर्थों में एक तरह से जो है शोक दिवस की उसी मुद्रा में वो रहा। निज़ाम अपने आप को ब्रिटिश ताज का सबसे भरोसेमंद, सबसे वफादार सहयोगी मानता था, क्योंकि उसने प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड को $100 मिलियन का अनुदान दिया था। तो एक कंजूस आदमी $100 मिलियन का अनुदान दे तो निश्चित तौर पर उसके पीछे उसकी कोई सोची समझी बात रही होगी, और उसके बदले में ब्रिटिश सरकार ब्रिटानिया ने इसे सबसे उच्च दर्जा दिया। जितनी भी रियासतें थी भारत की उनमें सबसे ऊंचा दर्जा, और सब हिज हाईनेस और ये सब होते थे, ये एग्जल्टेड हाईनेस, सर्वोच्च राजा या सर्वोच्च महाराजा की उपाधि इसको दी हुई थी। तो वो ये मानता था कि उसकी हैसियत ब्रिटानिया सरकार के समक्ष बहुत कुछ है, किंतु जब उसको लगा कि ये तो छोड़ के जा रहे हैं और आगे भी कोई व्यवस्था न करके उन्हें हमें अपने रहमो करम पे छोड़ा जा रहा है, ये जो स्वतंत्रता यहाँ आ रही है जिसमें राजतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो। तो उसमें भारी मतलब वो बहुत ही मनहूसियत उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उस समय के लेखक लिखते हैं कि बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, किंतु इस समय वो सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे दुखी इंसान था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी सत्ता को कैसे बचाए। तो उसने हैदराबाद को की स्वतंत्र सत्ता को बचाने के लिए इंग्लैंड के एक सबसे महंगे और नामी वकील सर वाल्टर मॉन्कटन को अपना वकील नियुक्त किया। ये वाल्टर मॉन्कटन जो है वह वकील है जिसने किंग एडवर्ड एट्थ की वहाँ कुछ डिस्प्यूट हो गया था, बाद में किंग एडवर्ड एट्थ को गद्दी छोड़नी पड़ी, वो एक अलग उनका डिस्प्यूट है। लेकिन उस समय किंग एडवर्ड एट्थ का वकील जो है वो सर वाल्टर मॉन्कटन था, तो उसको उसने हायर किया जो कि बहुत ही महंगा था, और उसको ये काम सौंपा गया कि कैसे भी वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में बचा सके। तो इसके लिए जो एक वकील है ये वाल्टर मॉन्कटन, ये माउंटबेटन के साथ एक मीटिंग की
उसमें माउंटबेटन को उसने कहा कि जो निज़ाम है वो निज़ाम किसी भी स्थिति में अपनी स्वतंत्र सत्ता पर समझौता नहीं करेगा, उसको स्वतंत्र सत्ता चाहिए ही। जब माउंटबेटन ने वकील को सलाह दी कि बेटर है हैदराबाद निज़ाम को या उनकी जो स्टेट है उनकी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए, तो वकील ने बहुत ही धमकी भरे उसमें माउंटबेटन तक से कहा, जो माउंटबेटन स्वयं भी राजघराने का ही व्यक्ति था, उससे कहा कि यदि निज़ाम को पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो उसका परिणाम ये होगा वो पाकिस्तान में विलय के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि वो भारत के साथ विलय के पक्ष में नहीं था। अब हम ये देखते हैं कि जब आज़ादी आ गई 1947 में, उस समय की वहाँ पॉलिटिकल स्थिति क्या थी। तो वहाँ एक तो जो पॉलिटिकल फोर्स है वो तो खुद निज़ाम है ही, और निज़ाम के अलावा जो फोर्स है वो 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जो स्टेट कांग्रेस है वो वहाँ की जो है सत्ता संभालना चाहती थी, और आज़ादी के बाद से ही उनका ये प्रयास था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैदराबाद में स्थापित की जाए। तो यहाँ तक, और इसके लिए वे अपने गांधीवादी तरीक़ों से, अपने जुलूस और प्रभात फेरी इनके माध्यम से अपनी बातें रख रहे थे। तो दूसरी जो ताकत है वो निज़ाम की थी, किंतु निज़ाम की अपनी ताकत थी क्योंकि उसके पास पहले से भी सेना थी, उसके पास हवाई अड्डे भी थे, उसके पास में मतलब स्वतंत्र देश होने का सब कुछ था, केवल एक समुद्र को की तरफ जाने का रास्ता उसके पास नहीं था। और सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी कि हैदराबाद स्टेट की जो जनसंख्या है उसमें 85% हिंदू थे और 15% मुसलमान थे। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक ये नहीं चाहते थे कि आज़ादी के बाद भी उनके ऊपर एक अल्पसंख्यक का या एक विधर्मी का शासन रहे। तो जो दूसरी फोर्सेज थी हिंदू फोर्सेज, वे हिंदू फोर्सेज भी निज़ाम के खिलाफ थी। हिंदू फोर्सेज बहुत ज़्यादा संगठित नहीं थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स होने के कारण वहाँ पे हिंदू महासभा या आरएसएस और आर्य समाज तक का वहाँ नहीं था, किंतु इस समय ये संगठन वहाँ पे अपनी जड़ें जमाने लगे थे। तो एक स्थिति ये थी, और इस निज़ाम को समर्थन देने वाला एक नया संगठन पैदा हुआ था। उस संगठन का नाम था इत्तिहाद उल मुसलमीन, इत्तिहाद उल मुसलमीन। और ये जो है प्रशासन में चाहता था कि मुस्लिमों के राजनीतिक हित जो है सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ ये यहाँ पे जो ये निज़ाम है इस निज़ाम की सत्ता बनी रहे। इस इत्तिहाद उल मुसलमीन के जो नेता थे वो थे कासिम राजवी। कासिम राजवी लखनऊ विश्वविद्यालय से वकालत पढ़े हुए व्यक्ति थे, और वे थे भी उत्तरी भारत के ही, किंतु वो वकालत करने के लिए साउथ इंडिया गए, वहाँ उनके रिश्तेदार वगैरह लोग थे। ऐसी स्थिति में तो उसने ये जो इत्तिहाद उल मुसलमीन है इसके नेतृत्व में एक प्राइवेट मिलिशिया कहिए, एक अर्धसैनिक बल इकट्ठा कर लिया जिसे रजाकारों के नाम से जाना जाता है। तो जो रजाकार थे ये मुस्लिम्स थे और इनको इस फौज में भर्ती किया गया। और ये स्थिति थी कि रजाकार जो है हैदराबाद की सड़कों पर तलवार और बंदूक लेकर के जुलूस निकालते थे। वो एक माहौल ऐसा बना दिया उन्होंने कि जैसे कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, और निज़ाम को भी लग रहा था कि ये जो रजाकार हैं इनकी मदद से वो अपनी सत्ता को रिटेन कर पाएगा। तो उसने रजाकारों को सभी तरह से मदद देना शुरू कर दिया। तीसरी जो एक शक्ति थी यहाँ इस समय हैदराबाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी खासतौर पर जो तेलंगाना का क्षेत्र है इसका, हैदराबाद स्टेट का, उस तेलंगाना क्षेत्र में उसने किसानों का एक सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया था, जहां जमींदारों की ज़मीनों पर कब्जा करके किसानों में ज़मीन बांटी जा रही थी। तो वो एक एरिया उनका लिबरेटेड एरिया हो गया था, जिस पर ना तो कांग्रेस की कोई दखल थी और ना ही निज़ाम का प्रशासन वहाँ पे काबिज था, बल्कि निज़ाम का प्रशासन एकदम पैरालाइज हो चुका था। और ऐसी स्थिति में तीन बड़े ज़िले, एक तो है ये वारंगल, नलगोंडा और करीमनगर, इन तीन ज़िलों में हज़ारों गांवों के जो किसान हैं वे जो हैं इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और अब जो है 15 अगस्त के बाद जो कांग्रेस थी हैदराबाद की, उसने ये तो किया कि विभिन्न जगहों पर हैदराबाद स्टेट के विभिन्न शहरों में, गांवों तक में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराए, किंतु वही उन्होंने गांधीवादी तरीके से, तो उनको भारी प्रताड़ना मिली, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और हज़ारों की संख्या में
कांग्रेसियों को जेल में ठूंस दिया गया। तो निज़ाम ये सोचता था कांग्रेसियों को जेल में ठूंस दो, और ये जो अपनी सेना बनाई है, ये जो सेना है इनकी, जो प्राइवेट सेना, इस प्राइवेट सेना को काम पर लगाया जाए तो निश्चित तौर पर रजाकार जो हैं वो उसकी सत्ताओं को करेंगे। लेकिन रजाकारों ने, जो हिंदू निवासी थे हैदराबाद शहर के ख़ास तौर पर और अर्बन एरियाज़ में, वहाँ उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया। वे लोग जो हैं हैदराबाद छोड़ करके भागने लगे, और ये जो है आपका रजाकार जो हैं वो बार बार नारे लगा रहे थे कि भारतीय संघ के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद की सत्ता अलग है। पाकिस्तान भी निज़ाम की आज़ादी का समर्थक हो रहा था। जिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया था माउंटबेटन को, यदि हैदराबाद को स्वतंत्र नहीं रखा गया तो हिंदुस्तान में बचे हुए जो 100 मिलियन मुसलमान हैं वे सब पहुँच जाएंगे रक्षा के लिए निज़ाम की, क्योंकि अब यही एक ऐसा राजवंश रह गया, मुस्लिम राजवंश, जो कि पुराना है। पुराना तो क्या, औरंगजेब के पतन के बाद तो हैदराबाद स्टेट बना था। तो जो निज़ाम है उसने ये भी घोषणा कर दी कि वो किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो विलय पत्र पर साइन नहीं करेगा। इससे बेहतर तो वो भारत के साथ एक समझौते पर, एक एग्रीमेंट पर साइन करना चाहेगा, एक बराबर की शक्ति के रूप में। तो इस तरह की बातें उसने अपना जो माहौल बना, उस माहौल में वो आगे चढ़ता गया। किंतु नवंबर 1947 तक स्थिति ये आ गई थी कि वास्तविक सत्ता धीरे धीरे, जो नेता था इसका रजाकारों का, कासिम राजवी, उसके हाथ में सत्ता चली गई थी। तो वास्तविकता देखी जाए तो निज़ाम की ये हैसियत ही नहीं रह गई थी कि वो बिना रजाकारों की सहमति के किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर कर पाता। तो ऐसी स्थिति में उससे वार्ता करने का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। और जो ये रजाकार हैं, इन रजाकारों की जो ये मिलिशिया है, जिसके मूल्य संगठन था इत्तेहाद उल मुसलमीन, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 10 लाख सदस्य उसमें उसके हो गए थे, और वो बहुत जोश में थे। प्रत्येक रजाकार ने अल्लाह के नाम पर ये शपथ ली थी कि दक्कन में मुस्लिम सत्ता की सर्वोच्चता के लिए वे अंत तक लड़ते रहेंगे। तो ये एक जिहादियों का एक ग्रुप खड़ा कर लिया गया था इन रजाकारों के नाम से। और इन रजाकारों ने ये सोच रहे थे रजाकार कि जो हैदराबाद और दिल्ली के बीच युद्ध हो रहा है, दिल्ली तो मानते थे कि भारत सरकार दिल्ली और हैदराबाद सरकार हैदराबाद, तो वे कहते थे हैदराबाद और जो दिल्ली के बीच संघर्ष चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का संघर्ष है और इसमें मुस्लिम विजेता होंगे। कांग्रेस इसे प्रजातंत्र और राजतंत्र का युद्ध मान रही थी कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, इनके बीच का संघर्ष है। ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे, और स्थिति ये हो गई कि जो हिंदू असुरक्षित हुए वो पलायन करने लग गए हैदराबाद से, और वो अधिकांश मद्रास प्रोविंस के जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, या वो तो भारत के क्षेत्र हो गए बाद में, उनकी तरफ वो पलायन कर गए। तो ऐसी स्थिति में, और एक चीज़ और हुई, सेंट्रल इंडिया के मुसलमान, और जो मुसलमान ऐसे थे जो बिल्कुल जाहिल, गंवार, अनपढ़ भी थे, और उनको ये नारा दिया गया कि हैदराबाद में इस्लाम खतरे में है, तो हैदराबाद के नवाब की मदद करने के लिए, क्योंकि जिन्ना तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता था, जो व्यक्ति डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करके और गुंडों मवालियों को भर्ती करके मुस्लिम लीग में जो दंगा करवा सकता था, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। तो ये सेंट्रल इंडिया के मुसलमान थे, वो भारी संख्या में हैदराबाद की ओर जा रहे थे, और उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि वो जो है जाकर के रजाकारों के साथ करके और निज़ाम की सत्ता को बचाएंगे। तो ऐसे इस हालात पैदा कर दिए कि हैदराबाद के अलावा उधर औरंगाबाद, बीदर आदि शहरों से भी हिंदुओं का पलायन होने लगा। तो मद्रास के गवर्नर ने भारत सरकार को कहा कि इस पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो ये जो शरणार्थियों की समस्या है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो निज़ाम है वो निज़ाम फिर भी समझौते की मूड में नहीं था। लेकिन 1948 की गर्मियों में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और पाकिस्तान से हथियार आने लगे। ये बात हम कर रहे हैं 1948 अप्रैल मई 1948 में पाकिस्तान से भी हथियार आने लगे, पूर्वी यूरोप से भी हथियार आने लगे, और जो इंग्लैंड में अब कंजर्वेटिव पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था, तो कंजर्वेटिव पार्टी भी इस निज़ाम के साथ हो गई थी। तो इस तरह से स्थिति ये हो गई कि लगने लगा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। और आप उस सिचुएशन को देखिए, एक नया पैदा हुआ राष्ट्र है भारत, जिसके सामने अनेक समस्याएं हैं, और जिसमें एक रियासत ने
युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। तो कुल मिलाकर के माहौल ये हैदराबाद के अगेंस्ट जो बहुसंख्यक लोग थे हिंदुस्तान के, वो तो सब जगह इसके अगेंस्ट थे ही। यहाँ इसके पास कोई लोकल सपोर्ट नहीं था और पाकिस्तान से भौगोलिक दूरी होने के कारण कोई बहुत सक्रिय सपोर्ट मिलने की संभावना नहीं थी। इस बात को बार बार माउंटबेटन ने भी समझाया कि माउंटबेटन तो ज़्यादातर निर्णय तो उसके भारत के पक्ष में ही थे और वो एक अलग सोच के व्यक्ति थे। तो उसने जो है फिर जून 1948 में बीपी मेनन एक दो बार गए वहाँ बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ के नवाब ने बीमारी का बहाना करके बीपी मेनन से मिलने से मना कर दिया। और उसका जो दीवान था लायक अली, ये जो लायक अली है ये पाकिस्तानी समर्थक व्यक्ति था। ये लायक अली जो है 1947 में जब ही देश आज़ाद हुआ था तभी इसको अपना दीवान बनाया था। उसके पहले मिर्ज़ा इस्माइल उसका दीवान था। मिर्ज़ा इस्माइल जो कई स्टेट्स में, कई रियासतों में दीवान रह चुका था। वो जयपुर स्टेट का भी दीवान रहा था, वो मैसूर स्टेट का भी दीवान रहा था। वो बहुत मतलब उसे एक अलग तरह का व्यक्ति था। तो वो जो मिर्ज़ा इस्माइल है उसको हटा करके इस लायक अली को लाया गया था। तो लायक अली के साथ जो भी बातचीत हुई तो लायक अली के साथ कोई समझौता हो नहीं सका। किंतु बातचीत के दौरान कैसे भी करके जब ये मिर्ज़ा इस्माइल जो थे पूर्व दीवान, उन्होंने हस्तक्षेप करके कोशिश की और लायक अली, क्योंकि लायक अली ये धमकी दे चुका था यदि उनके स्टेट डोमिनियन, उनको इंडिपेंडेंट डोमिनियन नहीं बनाया गया हैदराबाद को, तो वो अपना मैटर यूएनओ के पास ले जाएंगे। और मिर्ज़ा इस्माइल या दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे वे नहीं चाहते थे कि हैदराबाद का मामला यूएनओ में जाए, क्योंकि यूएनओ की जो स्थिति थी उसमें भारत का पक्ष कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो उस समय मिर्ज़ा इस्माइल ने इस लायक अली को समझाया कि इसे ले जाने से पूरा ही मामला बिगड़ जाएगा। इधर पटेल ये कहते थे यदि हैदराबाद रियासत भारत का अंग नहीं बना तो इसका मतलब तो यह है कि भारत के, समझिए कि जो उधर है, पेट है, उसमें कैंसर की बीमारी हो गई जो पूरे देश को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए कांग्रेस के जो सरकार थी, नेहरू और पटेल का जो मजबूत नेतृत्व था, तो वो किसी भी सूरत में कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं थे। तो और इधर क्या हुआ कि बाद में ये महसूस हुआ लायक अली को भी और निज़ाम को भी कि वे पूरी तरह से रजाकारों के चुंगल में फंस चुके हैं। तो वो निकलने की जुगाड़ तो करने लगे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो विशेष आग्रह पर ही उन्होंने ये पद स्वीकार किया था। और उसके जाने के बाद जो है जितनी भी कोशिश की माउंटबेटन ने, उन सबको निज़ाम ने असफल कर दिया। तो वे चले गए। इस पर जब जो ही ये गए तो जो है पटेल और ये जो भारत सरकार है वो सक्रिय हो गई। और इसमें अंत में पटेल ने 13 सितंबर 1948 को एक सेना हैदराबाद भेजी। ये थे इसके जो सेना भेजी, उस सेना ने 4 दिन में यानी कि 17 सितंबर को पूरे हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। रजाकारों, इसमें जो रजाकार हैं, इसमें जो युद्ध हुआ उस युद्ध में सैनिक तो कुल 2000 ही मारे गए थे, लेकिन जो रजाकार हैं उनकी संख्या नहीं, सैनिक तो 42 ही मारे गए थे, रजाकारों की संख्या 2-3 हज़ार थी। रजाकारों को और कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। और उधर फिर फौज ने तेलंगाना की तरफ कूच किया, जहाँ कम्युनिस्ट अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करके बैठे थे। तो उनको भी इस सेना ने जो है कब्जे में किया। तो इस तरह से 17 सितंबर को देखा जाए तो पूरी तरह से एक मुक्ति की स्थिति हैदराबाद की आ गई। उसमें जो वहाँ के जो सेना अधिकारी थे, उन सैनिक अधिकारी JN चौधरी, उन JN चौधरी को, बंगाली थे, इन्होंने, जिसको JN चौधरी बाद में ये जो है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी भी रह चुके हैं, तो इन्हीं को वहाँ का एक सैनिक गवर्नर बना दिया गया। और इसके बाद फिर भी भारत सरकार ने निज़ाम के प्रति एक उदार व्यवहार रखा और निज़ाम को एक तो अकूत संपत्ति रखने के लिए अनुमति मिल गई, और साथ ही उसे जो स्वतंत्र राज्य हुआ वहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया। और जो कासिम अली है, ये तो जेल में ही था। इसकी फैमिली 1949 में ही अपना पाकिस्तान चली गई। और जब ये 1957 में इसको इस शर्त पर रिहा किया था कि वो हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चला जाएगा, तो कासिम राजवी जो है
वो पाकिस्तान चला गया। तो इस तरह से जो हैदराबाद को लेकर के ये जो संगठन थे रजाकारों के और ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन सब ने जो माहौल बनाया था और जो पूरे भारत में इसको सपोर्ट मुस्लिम्स कर रहे थे, वो सब टाएं टाएं फिस हो गए। क्योंकि जब भारतीय फ़ौज ने अपनी कार्रवाई की तो ये जो हैं, ये जो रजाकार हैं, रजाकार तो बाद में माफ़ी मांग करके और उस तरीके से मुक्त हुए जेलों से, और वो जो है नेहरूवादी बन के, गांधीवादी बन के, अहिंसा के सिद्धांत को अपना करके। तो इस तरह से जो भारत की आज़ादी के बाद देसी रियासतों के विलय का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हैदराबाद की विजय के बाद पाकिस्तान के जो षड्यंत्र थे वो पूरी तरह से असफल हो चुके थे, और अभी उसके और कोशिश थी, वो कोशिश केवल कश्मीर में थी। तो मैं अगले वीडियो में कश्मीर पे बनाऊंगा, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है वो तो आज तक हल नहीं हुआ है, किंतु पार्शियली तो हमने उसको हल कर लिया। और उसकी जो एक फोड़ा था, उस फोड़ा को नासूर बनाने में जो भूमिका महाराजा हरि सिंह ने अदा की, उसको शायद ये देश भूल जाता है, और उसे भूल करके जो प्रजातांत्रिक लोग हैं वे आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।